जैसे दोस्तों मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मिल गई है। पर अगर मान लो मैं एरोप्लेन के अंदर पैदा होता, मान लो किसी देश, मान लो मैं लंदन के ऊपर से एरोप्लेन गुजर रहा है, अगर मैं वहाँ पैदा होता हवाई जहाज़ में, तो मैं किस देश का नागरिक माना जाता? एक और महत्वपूर्ण सवाल कि एक भारत से बाहर विदेश में कोई जन्मा भारत का नागरिक हो सकता है, और भारत में जन्मा कोई नागरिक जरूरी नहीं है कि भारत का नागरिक हो। तो ये सभी सवालों के जवाब समझने के लिए आपको भारत के संविधान का भाग 2, कुल 25 भाग हैं आज के समय, उसमें से 25 में से पहले भाग में भारत क्या है ये बताया गया है। भारत के अंदर यूनियन टेरिटरी कितनी है, भारत में राज्य कितने हैं, और भारत में अर्जित क्षेत्र कितने हैं। हाल फिलहाल भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत बना है। ठीक है, ये भाग 1 आर्टिकल नंबर 1 से 4 में बताया गया है। आज हम चलेंगे भाग 2, जो बताता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या है? आपने ये पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति बनने की जो हमारी, यानी हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति बनने की जो हमारी पहली कंडीशन है, उसमें यही बताया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अब भारत का नागरिक कौन होगा, ये कैसे तय हो? तो नागरिकता एक ऐसा परमिट, एक ऐसा आपके पास टूल है, जिस टूल के थ्रू आप वोट डालने का अधिकार पाते हो, उस टूल से आप इलेक्शन लड़ने का अधिकार पाते हो, और बहुत से सारे अधिकार हैं जो एलियंस, जो विदेशी लोगों को नहीं मिलते, केवल नागरिकों को ही मिलते हैं। तो ऐसे में नागरिकता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और एलियन के भी अंदर दो तरह के एलियन होते हैं, एक हमारे एनिमी एलियन जिनसे हमारी लड़ाई चल रही होती है जैसे पाकिस्तान, और एक हमारे मित्र राष्ट्र। तो उनमें भी जो अधिकार है एनिमी एलियंस के पास कम होते हैं। तो हम नागरिकता को समझने के लिए इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए आखिरी तक। हम एक एक सवाल, एक एक कंसेप्ट को आपके दिमाग में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नागरिकता को समझने के लिए भारतीय संविधान का भाग 2 आर्टिकल नंबर 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11, 5 से 11 हमें समझना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ तो सभी को पता था कि दो राष्ट्र बनने वाले हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान बने, पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को बना, दो डोमिनियन, दो स्टेट जो है, दो दो जो देश हैं वो बने। तो अब सवाल ये था कि किसको हम भारतीय नागरिक कहेंगे और किसको हम विदेशी नागरिक कहेंगे, या किसको हम नागरिकता देंगे। तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान लागू होता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाता है, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। वो नेहरू जी का जो लाहौर में अधिवेशन था, उस कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए इसको 26 जनवरी 1950 को, उस तारीख की इंपॉर्टेंट के लिए लागू करा गया था। तो आज हम समझते हैं कि भारत के नागरिकता को समझने के लिए आर्टिकल 5 जो है, हालांकि 5 से 11 सभी आर्टिकल बात करते हैं नागरिकता की। पहले आर्टिकल 5, जिस दिन भारत का देश का संविधान लागू हुआ उस दिन भारत के नागरिक कौन कौन थे, ये उसी बात को सेटल, यानी आज के दौर में आर्टिकल 5 का महत्व नहीं है, पर उस समय महत्व ये था कि नागरिक कौन कौन है ये बताने के लिए आर्टिकल 5 ने कुछ 3 कंडीशन रखी। जो भी भारत में पैदा हुआ वो सभी भारतीय होंगे। एनी बेसेंट, जैसे अगर यहाँ पे मान लो रहती है, या कोई भी विदेशी महिला यहाँ रह रही है और वो एक बच्चे को जन्म देती है जो भारत में पैदा होता है, तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन ऐसे में आप सोचिए, एक कोई पाकिस्तान की महिला यहाँ घूमने आई है आगरा देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, वो यहाँ बच्चा पैदा कर देती है, तो पाकिस्तान के जो जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान के हैं उनको भी यहाँ की नागरिकता मिल जाती है। आगे चल करके इसमें संशोधन करना बहुत जरूरी हो गया था। तो जो इंडिया में पैदा हुआ हो, चाहे उसके पेरेंट्स विदेशी हो,
तो इसे आगे चल करके हमें हमारी भारत के पार्लियामेंट को ये बात समझ में आई और इसको चेंज भी करा गया। फिर पिता और माता में से कोई भी एक भारतीय हो तब भी, जैसे आज के दौर में हम सानिया मिर्जा का केस देख सकते हैं। सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर, जो शोएब मलिक जो है, उनका अगर बच्चा पैदा होता है तो सानिया मिर्जा तो भारतीय है, तो ऑटोमेटिकली उनका बच्चा भारतीय नागरिक हो जाएगा। हालांकि 1987 में कुछ चेंजमेंट आए, 92 में कुछ चेंजमेंट आए, 2004 में नागरिकता के नियमों में संशोधन होते रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं। हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजन एक्ट 1955 की भी बात करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भारत में पैदा हुआ हो, पिता और माता में से कोई एक हो, और संविधान लागू होने से पहले 5 साल से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने से पहले 5 साल से भारत में रह रहा हो। जैसे कोई 1940 से ही कोई कराची से यहां आकर के रह रहा है भारत के अंदर, तो वो माना जाएगा भारत का नागरिक। या कोई दुबई से आकर के रह रहा है 1940 से, तो संविधान तो 50 में लागू हुआ, तो 10 साल उसको, यानी मिनिमम अवधि 5 साल की मानी गई। तो आर्टिकल 5 ने यह बताया कि 26 जनवरी 1950 जब देश का संविधान लागू हुआ, तब भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 6। अब उस दौरान जब नागरिकों को लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, तो बहुत ज्यादा मारकाट जैसी स्थिति थी, बहुत ज्यादा पलायन हो रहे थे, लोग पाकिस्तान से भारत जा रहे थे। भारत से उस टाइम तक तो वैसे अनडिवाइडेड इंडिया था, बटा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग दिल्ली से कराची जा रहे थे, कराची से लखनऊ आ रहे थे। तो ऐसे में जो भी लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए, उनको तो डायरेक्ट नागरिकता मिल गई। जैसे कोई कराची से आया, दिल्ली आया, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो उसको डायरेक्ट, अभी संविधान लागू नहीं हुआ है देखो आप, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई आ गया तो वो बाद में उसको जो है नागरिकता मिल जाएगी सीधा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद कोई आया तो पहले उसको 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर नागरिकता मिलेगी। 6 महीने की कंडीशन क्यों रखी? क्योंकि उस दौरान लोग दुविधा में थे, परेशान थे, तय नहीं कर पा रहे थे कि किस देश को चुने, तो उनका बार बार मन इधर उधर हो रहा था। तो इसलिए 6 महीने की कंडीशन रखी कि 6 महीने तक आप यहां रहते हो और फिर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे। अब आप ये देखो कि ये तारीखें रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस टाइम पे इतने पलायन हो रहे थे लोग, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। पता चला कि यहां से हौज खास दिल्ली से चले गए कराची और वहां पे मन नहीं लग रहा है, तो अब वापिस आ रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी छूट संविधान को देनी पड़ी। तो आर्टिकल नंबर 6 कहता है अगर 19 जुलाई 1948 जो कि पलायन का दौर था, उससे पहले कोई अगर आ गया पाकिस्तान से भारत तो वो डायरेक्ट माना जाएगा कि नागरिक है, और अगर इसके बाद में आता तो पहले 6 महीने रहो फिर रजिस्ट्रेशन कराओ। आर्टिकल नंबर 7 है कि जो आदमी 1 मार्च 1947, यानी अभी भारत आजाद भी नहीं हुआ है, पहले इन लोगों को लगने लग गया था 1947 में जनवरी फरवरी मार्च में ही लगने लग गया था कि पाकिस्तान एक नया देश बनेगा, तो लोग पाकिस्तान चले गए थे बाई चॉइस। उनको भारत अपना देश नहीं लगा, उनको लगा कि पाकिस्तान हमारा देश है, तो उनकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया गया कि आप बाई चॉइस, आप कोई मजबूरी में भागकर नहीं आए हो पाकिस्तान से, या आप कोई मजबूरी में नहीं गए हो, आप अभी तो देश पाकिस्तान बना भी नहीं है, आप पहले ही चले गए हो, तो आप अपने मन से गए हो, ऐसा मान के उनकी सिटीजनशिप को, क्योंकि उन्होंने पहली प्रेफरेंस पाकिस्तान को दी, उनकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी कई लोग जो गए उनका मन वहां नहीं लगा, तो वो वापस इंडिया में आ गए, तो उनको कहा गया कि आप परमिट लेकर के फिर से सिटीजनशिप ले सकते हो, आप परमिट लेकर के फिर से सिटीजनशिप ले सकते हो। आर्टिकल 8 में बताया गया कि कोई भी विदेशी, विदेश में जैसे कोई केनिया में रह रहा है लेकिन उसके दादा दादी, माता पिता सब के सब इंडियन थे, इंडिया में पैदा हुए, तो उसका जो बाई डिसेंट, मतलब वो वंश के आधार पर वो भारतीय, उसका जो ब्लड है, ब्लड रिलेशन जो है वो भारतीयों के साथ है, तो उसका खून भारतीय है, इसलिए उसको मौका दिया कि आप केनिया में जो भारत का दूतावास है वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा करके आप नागरिकता ले सकते हो। जैसे कोई कनाडा में रह रहा था, कनाडा में उसने भारत में जो दूतावास था, भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन किया और वो भारत का नागरिक हो गया, क्योंकि उसके माँ बाप और दादा दादी भारतीय मूल के थे, वो वंश से, खून से भारतीय था, जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको नागरिकता दी।
आर्टिकल 9 ये स्पेशली अक्षय कुमार के लिए है। जो भी आदमी किसी दूसरी देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो भारत की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत के अंदर सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। जैसे यूएसए भी जो है राज्यों का संघ है, लेकिन यूएसए के अंदर ड्यूल सिटीजन है, पर इंडिया में सिंगल सिटीजन है। तो इसीलिए अगर अक्षय कुमार जैसे उसने कनाडा की जब भी उन्होंने कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई करा, तो भारत की अपने आप जो है टर्मिनेट होगी, भारत की नागरिकता उनसे छीन ली गई बाय डिफॉल्ट। अब वो भारत के नागरिक नहीं है। इट मीन्स अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर के वो नागरिकता ले लेते हो किसी दूसरे देश की, तो आर्टिकल नंबर 9 आपसे भारतीय सिटीजनशिप छीन लेता है। उसके बाद है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कि 5 से 9 में जो आपको नागरिकता, 5 से 8 में जो आपको नागरिकता मिली है, वो बिना संसद में कानून बनाए आपसे छीनी नहीं जा सकती, बशर्ते कि आप कोई नेशनल सिक्योरिटी, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, चाइना के साथ युद्ध चल रहा है, चाइना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कोई रशिया का राष्ट्रपति आ गया, कोई आप उसके ऊपर थूक रहे हैं, तो जब तक आप कोई ऐसी हरकत नहीं करते तब तक आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता रहेगी। संसद ही कानून बनाकर आपसे नागरिकता ले सकता है, छीन सकता है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 11। तो आर्टिकल नंबर जो 11 है वो कहता है कि मैंने संविधान लागू होने तक नागरिक कौन है आपको बता दिया, लेकिन निकट भविष्य में संसद को संविधान ताकत देता है कि जब भी पार्लियामेंट को, संसद को लगे, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन करा करके नागरिकता के नए रूल, नए नियम बना सकता है। जैसे इसका उदाहरण है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पहली बार भारतीयों की नागरिकता से संबंधित रूल बनाए गए। तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। 5 में बताया गया है जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक होगा। कई बार लोग जो है घूमने आते हैं वो भी बच्चा पैदा कर देते हैं, तो इस रूल से तो आर्टिकल 5 से उनको भी नागरिकता मिल रही थी। फिर 6 में बताया कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं तो सीधी नागरिकता मिल गई। इस तारीख के अगर बाद आए हैं तो 6 महीने पहले रहो फिर रजिस्ट्रेशन करो। ये तारीख क्यों तय हुई कि इस दौरान संविधान बन रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, तो बीच में ऐसी तारीख रखी गई। फिर बताया कि कोई आजाद होने से पहले ही चले गए। अभी 1 मार्च 1947 आर्टिकल 7 कहता है देश अभी आजादी नहीं हुआ, तो लोगों ने पाकिस्तान को चुन लिया, तो उनकी सिटीजनशिप को खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर वो परमिट लेकर आए, उनका पाकिस्तान में मन नहीं लगा, अगर वो परमिट लेकर के आए तो उनको नागरिकता देने का फिर से एक प्रावधान किया गया कि आप नागरिक भारत के हो सकते हो। आर्टिकल 7 भी नागरिकता दे रहा है। आर्टिकल नंबर 8 कह रहा है कि कोई भी भारत के बाहर रह रहा है लेकिन उसका खून बाय डिसेंट वंश से वो भारतीय है, तो उसको आर्टिकल 7 विदेश में रहने वाले को भी, अगर वो वहां पर भारतीय दूतावास के अंदर रजिस्ट्रेशन कराता था, उसको नागरिकता मिलती है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो या पासपोर्ट लेते हो, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर भी लिखा जाता है, पासपोर्ट के अंदर लिखा जाता है आपकी नागरिकता क्या है। जैसे आपने पाकिस्तान का पासपोर्ट ले लिया, पासपोर्ट में लिखा होता है, और गौर करिए कि पासपोर्ट और वीजा में भी फर्क है। वीजा जो है किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति है। जैसे अमेरिका का वीजा लेना है तो अमेरिका से हम परमिशन मांग रहे हैं, और पासपोर्ट होता है जिस देश के आप नागरिक होते हो। तो आपने नागरिकता अगर किसी देश की का पासपोर्ट ले लिया है या नागरिकता ले ली है, तो आर्टिकल 9 कहता है कि आपकी नागरिकता छूट जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि संसद बिना कोई कानून बनाए आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती, बशर्ते कि आप बहुत नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना बन जाओ। और आर्टिकल 11 भारत की संसद बनती राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, संसद को ताकत देती है कि वो नागरिकता के ऊपर नियम बना सकते हैं। पहली बार नागरिकता के ऊपर नियम बनते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सॉरी अमेंडमेंट नहीं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 पहली बार नागरिकता के ऊपर नियम बनते हैं। फिर 87 में बनते हैं, फिर 92 में, फिर 2004 में, 15 में, 19 में। और जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आप देखते हो
CAA NRC, उनका भी संबंध इसी नागरिकता के विषय से है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।